हेलो स्टूडेंट्स। आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पेपर में से मैं एक टॉपिक आप लोगों के समक्ष लाया हूँ, जिसको हम लोग जनरल असेंबली के नाम से जानते हैं, यानी महासभा के नाम से जानते हैं, जो कि आपका यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है जनरल असेंबली। इस टॉपिक में आपको जनरल असेंबली और आपको एक सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इसके बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग जनरल असेंबली को देखेंगे, उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल को किसी और वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहले इसके बारे में हम लोग जनरल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूएनओ का फॉर्मेशन जो है वो आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। ठीक है, और इसका मुख्यालय अभी के समय में न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इस तरीके से अभी हम लोग पूरे नोट्स को देखेंगे बढ़िया से। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप किस कॉलेज से देख रहे हो और आपको कैसा लगा वीडियो। और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इंट्रोडक्शन, भूमिका की बात करते हैं। मैं गूगल हिंदी से टाइपिंग करता हूँ, तो ऑन डैट केस बहुत सारे शब्दवली मिस्टेक रहते हैं, तो आप लोग, इसीलिए मैं बोलते जाता हूँ, आप लोग लिखते जाइए, जिससे कि किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। इंट्रोडक्शन, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं जनरल असेंबली का। तो विश्व सरकार 20वीं शताब्दी की देन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका लीग ऑफ नेशंस और उसके बाद आपका यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये दोनों क्या कहते हैं 20वीं सदी में ही बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध समस्या के समाधान हेतु तथा शांति के स्थापना के लिए 1920 में पहली बार विश्व सरकार के रूप में द लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। ठीक है, मेनली जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, इसकी स्थापना जो है आपका वर्ल्ड वाइड पीस मेंटेन करने के लिए किया गया है कि सब देश जो है कॉपरेशन के माध्यम से आपका एक दूसरे के साथ सहयोग करे और किसी तरीके का युद्ध की स्थिति विश्व में नहीं उत्पन्न हो। समझ में आ रही बात। और दूसरा, जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया था, उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, और उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया तो फिर यूएनओ होगा, और उसके बाद थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, इसलिए क्या कहते हैं आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश अमेरिका इसका सदस्य नहीं बन सका और रूस को भी आगे चलकर राष्ट्रसंघ से हट जाना पड़ा। हिटलर, मुसोलिनी और तोजो ने द्वितीय विश्व युद्ध का रूप दिया। यह 1939 से 1945 तक चलता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध में आप लोग जानते ही हैं 6-9। ठीक है, ये आपका हिरोशिमा और ये आपका नागासाकी, ये जापान के दो शहर है जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। इसमें मानव का भीषण संहार हुआ, संपत्ति का काफ़ी नुकसान हुआ और मानवता करहा उठी। अतः विश्व में युद्ध ना हो और प्रत्येक मानव या राष्ट्र शांति और अहिंसा के वातावरण में उन्मुक्त सांसें ले सके, इसके लिए 1945 में पुनः राष्ट्रसंघ के कब्र पर संयुक्त राष्ट्र संघ के नवजात शिशु का जन्म हुआ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यतः 6 अंग हैं। ठीक है, 6 अंग इसके मेन है। एक आपका महासभा, एक आपका सुरक्षा परिषद, एक आर्थिक और सामाजिक परिषद, एक है ट्रस्टीशिप, एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और एक है सचिवालय। ठीक है, यही 6 जो है सो मेन ऑर्गन्स हैं आपके यूएनओ के मेन ऑर्गन। ये बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, यूएनओ के 6 मेन ऑर्गन, इसमें से आपको इनमें से कौन नहीं है करके ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, और इनमें से 3 दे देगा, एक और कोई और दे देगा, WTO दे देगा, या फिर क्या कहते हैं ILO दे देगा, कोई दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, बस यही 6 अंग हैं यूएनओ के। महासभा संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंग है, जिसका यह अर्थ हुआ कि
संयुक्त राष्ट्र में उसका प्रथम स्थान है। यह संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय स्थल है। जैसा कि ईपी चेज ने अपनी पुस्तक द यूनाइटेड नेशंस इन एक्शन में लिखा है कि द जनरल असेंबली इज द सेंटर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। एक दूसरे लेखक ने इसे संसार की नगर सभा, द टाउन मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड कहा है। वस्तुतः महासभा विश्व सरकार की संसद है, जहां विश्व की सभी समस्याओं पर विचार विमर्श होता है तथा इन समस्याओं के समाधान हेतु नए नए कानून बनाए जाते हैं। इसको जो है सो महासभा को हम लोग जो है इस तरीके से समझ सकते हैं कि महासभा को मान लीजिए भारत का लोकसभा, ठीक है, लोकसभा जहां प्रतिनिधि चुन के जाते हैं और समस्याओं का निदान करते हैं, उसी तरीके से आपका महासभा है जहां विभिन्न देशों से प्रतिनिधि जाते हैं और ये करते हैं, निवारण करते हैं समस्याओं का। नेक्स्ट हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली संयुक्त, यहाँ जनरल असेंबली की जगह पे आप लोग महासभा यूज़ कर सकते हैं वर्ड, ठीक है। महासभा संयुक्त राष्ट्र की प्रतिनिधि सभा, जैसा कि मैंने बताया, जिसको मैंने भारत के लोकसभा से ये किया, कंपेयर किया। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्य इसके सदस्य होते हैं, अर्थात संयुक्त राष्ट्र का जनरल असेंबली सभी सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जितने देश जो है वो यूएनओ के मेंबर होंगे, सब के मेंबर्स जो है वो यहाँ पर बैठेंगे, जनरल असेंबली बैठेंगे, सबका प्रतिनिधित्व यहाँ होता है। जैसे कि लोकसभा में आपका सभी राज्यों का, सभी केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व होता है, उसी तरीके से। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य राज्य 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेज सकता है, ठीक है। जितने भी राष्ट्र यहाँ पर हैं, जितने भी राज्य हैं जो यहाँ पर सदस्य हैं, वो 5 प्रतिनिधि और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन उसे एक ही मत देने का अधिकार रहेगा। लेकिन आप 5 भेज दीजिए चाहे 10 भेज दीजिए, मतलब नहीं है, लेकिन इंडिया का जो वोट होगा वो सिर्फ एक ही काउंट होगा, ठीक है, चाहे वहाँ पर इंडिया का 10 आदमी क्यों ना बैठा हो। समझ में आ रही बात? वहाँ नेशन वाइज वोटिंग होती है, नेशन वाइज वोटिंग होती है, 1 नेशन 1 वोट। वह आवश्यकता अनुसार सलाहकारों और विशेषज्ञों की नियुक्ति भी कर सकता है। प्रतिनिधियों की नियुक्ति प्रत्येक राज्य के सरकार द्वारा होती है, ठीक है। मतलब जितने भी यहाँ प्रतिनिधि जाते हैं, जैसे इंडिया के प्रतिनिधि है तो इंडियन गवर्नमेंट किसको भेजेगी वहाँ, वो चूज़ करेगी। उनकी योग्यताओं तथा आवश्यक शर्तों का निर्धारण भी सरकार द्वारा ही किया जाता है। मतलब जो आपका इंडिया की सरकार है वही करती है। जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में किया गया था तो उसमें कुल सदस्य 48 थे, ठीक है, और फर्स्ट जो आपका सेशन हुआ था उसमें 51 थे लेकिन आज इसकी संख्या लगभग 193 हो गई है। नेक्स्ट हम लोग सेशन ऑफ द जनरल असेंबली देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह विधान है कि उसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। उसकी साधारणतः बैठक सितंबर माह में न्यूयॉर्क में होती है। इसको दिमाग में रखिएगा, सितंबर महीने में होगी। इसका अधिवेशन सदस्यों के चाहने पर अन्य जगह पर भी हो सकता है। इसका सत्र करीब महीनों तक चलता है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। विशेष बैठक सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में बहुमत सदस्य की प्रार्थना पर बुलाया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद या बहुमत सदस्यों के अनुरोध पर 24 घंटों के अंदर महासचिव के द्वारा जनरल असेंबली की संकटकालीन बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है। आई होप समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बहुत आसान लैंग्वेज में बनाए हैं नोट्स। नेक्स्ट आपका है प्रेसिडेंट ऑफ द जीए। जनरल असेंबली अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों में से एक अध्यक्ष या सभापति का चुनाव करता है। सभापति का चुनाव प्रत्येक अधिवेशन के लिए होता है, अर्थात सभापति का कार्यकाल एक ही अधिवेशन तक होता है। जनरल असेंबली का अध्यक्ष छोटे राज्यों से चुना जाता है। जनरल असेंबली के 8वें सत्र का अध्यक्ष भारतीय प्रतिनिधि श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित को चुना गया था, ठीक है। 8वें सत्र में ये भारत की इनको चुना गया था।
जनरल असेंबली का अध्यक्ष खुली बैठक का सभापतित्व करता है। वह वाद विवादों का निर्देश करता है। वह नियमों का पालन करवाता है तथा प्रतिनिधियों को बोलने का समय प्रदान करता है। वह किसी प्रश्न पर मत लेता है और उसके निर्णयों का घोषणा करता है। वह प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, समय सीमा का निर्धारण करता है और सभा या बहस की समाप्ति की घोषणा करता है। इस प्रकार जनरल असेंबली में अध्यक्षों का अधिकार बहुत ही अधिक है और वह भी गौरवशाली है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो सभी लोगों को। नेक्स्ट है समितियाँ। जनरल असेंबली एक बड़ी संस्था है, अतः वहाँ सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करना मुश्किल है। अतः वह अपने कार्यों के संपादन के लिए समितियों का प्रयोग करती है। कार्यसूची की अधिकांश सारभूत प्रश्नों पर बहस और निर्णय की आवश्यकता होती है। पहले किसी न किसी समिति में सार्वजनिक रूप से विचार होता है और इन समितियों में संयुक्त राष्ट्र में सभी सदस्य होते हैं। मतलब जो छोटे छोटे समितियां बहुत सारी बनाई जाती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसमें सभी राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व रहता है। ठीक है, इन सारी समितियों में तो पहले उन समितियों में बैठक हो जाती है, बातचीत हो जाती है, उसके बाद जो है सो जनरल असेंबली में उस बात को रखा जाता है। जनरल असेंबली अपने कार्यों को निम्नलिखित 6 समितियों के द्वारा संपादित करती है। पहला है आपका राजनीतिक और सुरक्षा समिति, दूसरा है आर्थिक तथा वित्तीय समिति, तीसरा है सामाजिक मानवीय और सांस्कृतिक समिति, फिर है आपका ट्रस्टीशिप समिति, फिर है आपका प्रशासकीय और बजट समिति और एक है आपका विधि समिति। ठीक है, इन समितियों का नाम जरूर याद रखिएगा कि किनके माध्यम से जनरल असेंबली जो है वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करता है। कुछ लेखकों ने एक और समिति का उल्लेख किया है, जैसे विशेष राजनीतिक समिति। इसके अतिरिक्त 2 अन्य प्रक्रियात्मक समितियां हैं। सामान्य समिति जो उपयुक्त समिति के कार्यवाही पर समन्वय स्थापित करती है, और दूसरा है प्रमाण पत्र जो प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों की जांच करती है। ठीक है, सामान्य समिति हमेशा एक समिति और दूसरे समिति के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करेगा, और प्रमाण पत्र जो समिति है वो प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। जनरल असेंबली की सहायता के लिए 2 स्थायी समितियां भी हैं। पहला प्रबंध और बजट संबंधी प्रश्नों के लिए परामर्शदात्री समिति और दूसरा अनुदान समिति। ठीक है, एक आपका परामर्शदात्री समिति और एक आपका अनुदान समिति है। प्रबंध और बजट समिति में 9 और अनुदान समिति में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, प्रबंध और बजट समिति में आपका 9 सदस्य होंगे और अनुदान समिति में 10 सदस्य होते हैं। इन समितियों के सदस्य जनरल असेंबली द्वारा व्यक्तिगत योग्यता और भौगोलिक आधार स्थिति के आधार पर 3 साल के लिए चुने जाते हैं। सभी समितियां अपना सुझाव या सिफारिश जनरल असेंबली में खुले अधिवेशन में भेजती है। ठीक है, जो भी वहाँ सोच विचार होता है, जो भी मुद्दा आया विश्व में, तो जो भी वहाँ पर सोच विचार होता है उसको फिर जनरल असेंबली में भेजा जाता है। साधारणतः जनरल असेंबली समितियों की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है, लेकिन ऐसा करना अनिवार्य नहीं। ठीक है, जनरल असेंबली चाहे तो जो सिफारिश आई है समितियों की वो स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतरिम समिति। नवंबर 1947 में जनरल असेंबली ने एक सर्वथा नवीन और महत्वपूर्ण समिति की स्थापना की, जो अंतरिम समितियां छोटी सभा के नाम से विख्यात हुई। ठीक है, एक अंतरिम समिति का गठन किया गया जो कि छोटी सभा के नाम से विख्यात हुआ। छोटी सभा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। छोटी सभा किस समिति को बोला गया है जनरल असेंबली में? ठीक है, तो अंतरिम समिति को, इसको दिमाग में रखिएगा। यह समिति सदा अधिवेशन में रहने वाली संस्था है। इसका यह उत्तरदायित्व था कि जनरल असेंबली के अधिवेशन न होने के समय वह शांति और सुरक्षा के प्रश्न या अपना सुझाव प्रस्तुत
करेगी। ठीक है, जैसे कि जनरल असेंबली का जो कार्य है वो आपका सितंबर में इसका अधिवेशन चालू होता है और 1 महीने तक चलता है, लेकिन बाकी समय जो है सो कौन काम करेगा, तो यही जो अंतरिम समिति है, छोटा सभा जिसको बोला जाता है, यही काम करता है। जनरल असेंबली की भांति इस समिति में भी सभी सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इस दृष्टि से यह समिति जनरल असेंबली की लघु संस्था थी। प्रारंभ में इसका निर्माण 1 वर्ष के लिए किया गया। सन 1949 में जनरल असेंबली ने अपने चौथे अधिवेशन में इस समिति का कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। पामर और पार्किंस ने लिखा है कि सन 1948 के बाद छोटी सभा ने कभी कभी काम किया है, लेकिन सन 1950-51 के बाद से यह निर्जीव हो गई। आगे चलकर इसका कार्य विभिन्न नियमित और विशेष समितियों तथा आयोगों द्वारा संभाल लिया गया। नेक्स्ट है आपका कार्यसूची। जनरल असेंबली के कार्यसूची महासचिव द्वारा तैयार किया जाता है। जो भी पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को कॉपी पर लिखिए, जो पूरा नोट्स नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, कम से कम पॉइंट्स पहला बार में सुन के लिख लीजिए, दूसरा बार में पॉइंट्स जब याद हो जाए कर लीजिएगा, तो उसके बाद पॉइंट्स के साथ अंदर का मेरा जो हम बोलते जा रहे हैं उसको सुनते जाइए, तो उस पॉइंट्स में आपका याद होते चला जाएगा और एग्जामिनेशंस में ये नहीं होगा। और स्किप करके कोई वीडियो नहीं देखिए, ठीक है, स्किप करके नहीं देखिए। कार्यसूची में निम्नलिखित क्रम में विषय रखे जाते हैं। इसमें क्या क्या है? पहला आपका संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट, पहला। दूसरा है संघ के अन्य अंगों तथा विशिष्ट अभिकरण की रिपोर्ट। तीसरा है जनरल असेंबली द्वारा पिछले सत्र में अवशिष्ट विषय। चौथा है अन्य प्रमुख अंगों द्वारा प्रस्तावित विषय। फिर है आपका सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विषय। फिर है आगामी वित्त वर्ष का बजट तथा पिछले वर्ष की लेखा रिपोर्ट। और उसके बाद है महासचिव द्वारा प्रस्तुत विविध आवश्यक विषय। ऐसे लाइन से लिस्ट बना करके जनरल असेंबली में रखा जाता है। जनरल असेंबली की बैठक प्रारंभ होने के कम से कम 60 दिन पूर्व यह सूची सभी सदस्यों में बांट दी जाती है। सदस्यों की ओर से कार्यसूची में कोई नया विषय जोड़ने की सूचना बैठक के कम से कम 25 दिन पूर्व दी जा सकती है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। बैठक आहूत हो जाने के बाद भी कार्यसूची में नए विषयों को जोड़ा जा सकता है, यदि बहुमत सदस्य उन पर अपना सहमति प्रदान कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका मतदान प्रणाली। बीच में दिक्कत हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मतदान प्रणाली। मतदान प्रणाली की बात करें तो जनरल असेंबली की मतदान प्रणाली चार्टर की धारा 18 से निर्धारित होती है। ये डाटा याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 18, इस धारा के अनुसार जनरल असेंबली में प्रत्येक सदस्य राज्य को एक ही मत प्राप्त है। इसमें छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं होता है। जनरल असेंबली की बैठक में प्रत्येक विषय पर मतदान करने का तरीका एक ही नहीं है। कुछ विषयों पर 2/3 और कुछ अन्य पर सामान्य बहुमत प्रस्ताव पारित होने की व्यवस्था है, जिस तरीके से हमारे लोकसभा में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पावर एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली। महासभा का पावर और फंक्शंस के बारे में अब हम लोग देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के संविधान चार्टर की धारा 10 से 17 तक में जनरल असेंबली के अधिकारों और कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसका अध्ययन हम निम्नलिखित रूप से करते हैं। पहला है आपका डेलिब्रेटिव फंक्शन, यानी विचारात्मक कार्य। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली एक विचार विमर्श करने वाली संस्था है। केल्सन के शब्दों में
उनकी इच्छा जनरल असेंबली को विश्व की नगर सभा बनाना था और वे उसे आलोचना और विचार विमर्श करने वाला अंग बनाना चाहते थे। ठीक है, ये केल्सन कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कि चार्टर की धारा 10 के अनुसार जनरल असेंबली किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकती है। केल्सन का कथन है कि संभवतः कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विषय ऐसा नहीं है जिस पर जनरल असेंबली विचार या सिफारिश नहीं कर सकती है। विश्व शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कोई भी समस्या जनरल असेंबली के समक्ष पेश की जा सकती है, केवल दो अपवादों को छोड़कर। पहला समस्या सुरक्षा परिषद के विचार अधीन नहीं हो और दूसरा समस्या का संबंध किसी देश के घरेलू मामले से ना हो। ठीक है, पहला समस्या क्या है कि सुरक्षा परिषद के विचाराधीन ना हो, सिक्योरिटी काउंसिल में वो जो है विचाराधीन ना हो। पहला ये मसला को वहाँ नहीं रखा जा सकता है, और दूसरा किसी देश का इंटरनल मैटर को वहाँ पर नहीं रखा जा सकता, किसी देश का इंटरनल मैटर को वहाँ नहीं रखा जाता है। इसलिए जब भी क्या कहते कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर को तो यूएनओ में ले गए थे नेहरू जी, ठीक है, ले जा कर के गलती कर दी है, लेकिन जब भी उस पर बात करता है पाकिस्तान तो वो क्या कहते हैं, भारत बोलता है ये हमारा आंतरिक मामला है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि चार्टर के अंतर्गत जनरल असेंबली को दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। उसका काम है विचार विमर्श करना तथा उससे संबंधित सिफारिश करना। जनरल असेंबली ने सन 1950 में एक प्रस्ताव द्वारा अपने अधिकारों को बढ़ाने की चेष्टा की। यह प्रस्ताव शांति के लिए एकता, यूनिटी फॉर पीस के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रस्ताव के अनुसार शांति को खतरा, शांति भंग या आक्रमण की विभीषिका के संबंध में स्थायी सदस्यों के एकमत नहीं होने के कारण यदि सुरक्षा परिषद अपने कार्य संचालन में असफल रहे तो जनरल असेंबली तुरंत ही उस पर विवाद कर सकती है और शांति भंग होने या आक्रमण की स्थिति में शक्ति प्रयोग पर सिफारिश कर सकती है। ठीक है, अगर आपके जो है सो किसी तरीके का आक्रमण हो गया या शांति पर खतरा हो गया तो ऑन डैट केस अगर जो स्थायी सदस्य है इनके, ठीक है, 5 जो परमानेंट कंट्री है जिनके पास वीटो है, ये क्या कहते नहीं करेंगे कुछ, तो ऑन डैट केस फिर जनरल असेंबली जो है वो शक्ति प्रयोग के लिए सिफारिश करेगी। और सिक्योरिटी काउंसिल अगर अपना क्या कहते ये नहीं कर पाएगा तो, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रहे। हॉफमैन के अनुसार यह प्रस्ताव चार्टर में क्रांतिकारी तथ्यता परिवर्तन का सूचक है और सामूहिक कार्रवाई के रास्ते को फिर से खोलने का प्रयास करता है। फिलिस्तीन, ग्रीस, कोरिया, हंगरी, अल्जीरिया, स्वेज नहर, साइप्रस, भारत पाकिस्तान युद्ध, क्यूबा, कांगो, बर्लिन आदि प्रश्नों पर जनरल असेंबली में विचार किया गया। यद्यपि जनरल असेंबली के निर्णय और प्रस्ताव आदेशात्मक नहीं होते हैं, फिर भी इसका निर्णय सदस्य राज्यों पर काफ़ी प्रभावकारी है। इसके निर्णय आदेशात्मक नहीं होते हुए उनका भारी नैतिक प्रभाव होता है। ठीक है, डेलिब्रेटिव ये था। डेलिब्रेटिव मतलब विचारात्मक, जिसमें कि हर दुनिया में कोई भी ऐसा प्रश्न जो शांति या अहिंसा या कोई भी प्रॉब्लम है उसको क्या कहते हैं यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। और ये जो यूएनओ जो संगठन है ये क्या कहते हैं आदेशात्मक कोई भी चीज़ नहीं देगा। आदेशात्मक नहीं देगा मतलब ऑर्डर नहीं करेगा। ठीक है, ऑर्डर नहीं करेगा, ये सजेशंस करेगा, सजेशंस करेगा। ठीक है, नैतिक इथिक्स पर, इथिक्स रिलेटेड, ठीक है, कि क्या सही होना चाहिए कि क्या गलत होना चाहिए, ये ऑर्डर कभी नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ विचार विमर्श किया जाता है, कोई भी चीज़ के बारे में विचार विमर्श किया जाता है और सभी राष्ट्रों के साथ वोटिंग करवा करके जिस राष्ट्र के जो राष्ट्र गलत कर रहा है उस पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सुपरवाइजरी फंक्शन यानी निरीक्षणात्मक कार्य। जनरल असेंबली की चार्टर के अनुसार कुछ निरीक्षणात्मक संबंधी कार्य प्रदान किए गए हैं। इस कार्य के अंतर्गत
सुरक्षा परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र के अन्य विभागों से रिपोर्ट प्राप्त करने और उस पर विचार कर अपना मत प्रकट करने का अधिकार है। चार्टर के 5वीं धारा में यह स्पष्ट कहा गया है कि जनरल असेंबली अन्य अंगों से प्रतिवेदन प्राप्त करेगी और उस पर विचार करेगी। गुडस्पीड ने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि उसके विभिन्न विभागों के कार्यक्रम से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को अवगत रखा जाए और उन्हें उस पर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान किया जाए। यह कार्य केवल जनरल असेंबली में ही संभव हो सकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के इसी अंग में सभी सदस्य राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। जनरल असेंबली के समक्ष आने वाली प्रतिवेदनों में महत्व की दृष्टि से महासचिव का वार्षिक प्रतिवेदन उल्लेखनीय है। चार्टर की धारा 13 के अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए जनरल असेंबली प्रारंभिक अध्ययन द्वारा जांच पड़ताल की व्यवस्था कर सकती है और विषय में अपनी सिफारिश भी प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है, मतलब निरीक्षणात्मक, मतलब कोई भी काम को जो है निरीक्षण करना कि हाँ ये काम मैंने दिया उस समिति को, उस कमेटी को दिया, या उस राष्ट्र के साथ ये काम हो रहा है तो उसको एक कमेटी बना करके या कुछ मेंबर भेज करके उसका निरीक्षण करना कि कहाँ तक काम हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है। ठीक है, थर्ड है आपका फाइनेंशियल फंक्शन, वित्तीय कार्य। जनरल असेंबली को वित्तीय कार्य भी प्राप्त है। साधारणतः सरकार में वित्त पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्रतिनिधि सभा को दिया जाता है। जैसा कि लोकसभा में भी देख लीजिए, आपका जो मनी बिल है, ठीक है, मनी बिल है वो लोकसभा, जहाँ पर लोकसभा को हम लोग प्रतिनिधि सभा बोलते हैं भारत की, इसी के पास है पूरा का पूरा। उसी तरीके से यूएनओ में भी आपका जनरल असेंबली के पास है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी ऐसी ही व्यवस्था की गई है। द लीग ऑफ नेशंस की तरह भी संयुक्त राष्ट्र में भी वित्तीय संबंधी अधिकार जनरल असेंबली को दिया गया है। चार्टर की धारा 17 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के बजट पर विचार करना और उसे स्वीकार करना जनरल असेंबली का ही दायित्व है। संयुक्त राष्ट्र के आय व्यय का ब्यौरा भी जनरल असेंबली के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाता है। किस विभाग को कितना पैसा देना चाहिए इसका निर्णय भी जनरल असेंबली ही करती है। गुडस्पीड का कथन है कि ये उपबंध जो संयुक्त राष्ट्र के बजट तथा वित्त पर नियंत्रण का अधिकार जनरल असेंबली को प्रदान करते हैं, संपूर्ण संगठन पर उसका नियंत्रण और भी दृढ़ बना देता है। ठीक है, अब किस संगठन को कितना पैसा देना है, जब जनरल असेंबली कर रहा है तो जनरल असेंबली के पावर्स बढ़ गए ना, कि उसको इतना पैसा देंगे, उसको इतना पैसा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, संगठनात्मक कार्य। पॉइंट्स कभी भी एग्जामिनेशंस में नहीं छोड़िएगा। अंदर का मटेरियल कम लिखिए लेकिन पॉइंट्स एग्जाम में नहीं छूटने चाहिए। जनरल असेंबली को कुछ संगठनात्मक कार्य भी संपादित करना पड़ता है। इस कार्य के अंतर्गत जनरल असेंबली दोहरे निर्वाचन संबंधी अधिकार का प्रयोग करती है। जनरल असेंबली सुरक्षा परिषद की सलाह पर संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों को सदस्यता प्राप्त करवाती है। जनरल असेंबली को 2/3 बहुमत से बिना सुरक्षा परिषद के सिफारिश के ही नए सदस्यों की प्रवेश की पुष्टि कर देने का अधिकार था। उसे किसी भी सदस्य को निष्कासित करने का भी अधिकार प्राप्त था। जनरल असेंबली को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करने का भी अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त वह ट्रस्टीशिप काउंसिल के कुछ सदस्यों का चुनाव करती है। वह आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव 2/3 बहुमत से करती है। वह सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासचिव का भी निर्वाचन करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति जनरल असेंबली और सुरक्षा परिषद मिलकर करती है। इतना ही नहीं, सचिवालय द्वारा जाने वाली नियुक्तियों का निर्देशन भी जनरल असेंबली ही देती है। ठीक है, ये आपका संगठनात्मक कार्य हुआ, जिससे जो है सो कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है
ऐसे कदम जिससे ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को उसमें ये करना, जोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट आपका फंक्शन रिलेटेड टू अमेंडमेंट, संशोधन संबंधी कार्य। चार्टर की धारा 108 के अनुसार जनरल असेंबली को चार्टर में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अनुसार जनरल असेंबली को सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर चार्टर पर विचार करने के लिए सामान्य सम्मेलन बुलाने का अधिकार दिया गया है। इस सम्मेलन द्वारा लाई गई कोई भी संशोधन 2/3 सदस्यों द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया से पारित होने पर लागू हो जाती है। अभी तक 3 धाराओं 23, 27, 61 में संशोधन हो चुके हैं। 17 दिसंबर 1963 को इन संशोधनों पर जनरल असेंबली का अनुमोदन प्राप्त हुआ और 31 अगस्त 1965 से यह लागू हुए। नेक्स्ट है आपका मिसेलेनियस फंक्शंस, विविध कार्य। उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त जनरल असेंबली को कुछ अन्य कार्यों को भी करना पड़ता है। वह अंतर्राज्य संबंधों में सुधार लाने हेतु अनेक प्रकार की अनुशंसा कर सकती है। इसमें मौजूदा संधियों में उपयुक्त परिवर्तन करने की अनुशंसा भी शामिल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संधियां हुई हैं उनमें परिवर्तन करने की अनुशंसा जनरल असेंबली ही कर सकती है। बहुत मेहनत करके नोट्स बनाता हूँ, कृपया सपोर्ट करो तुम लोग। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना किस कॉलेज से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो। फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में और सपोर्ट करो इस चैनल को। जाति, धर्म, भाषा, लिंग के भेदभाव किए बिना सबको मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रता सुलभ प्रदान कराने में जनरल असेंबली की ही पुनीत कर्तव्य है। इस प्रकार जनरल असेंबली के विविध कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है आपका जनरल असेंबली का मूल्यांकन। जनरल असेंबली के कार्यों और अधिकारों से यह स्पष्ट है कि इसके अधिकार काफ़ी व्यापक हैं, लेकिन इसके निर्णय आदेशात्मक नहीं होते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, आदेशात्मक नहीं होते हैं। वह केवल सिफारिश कर सकती है। ठीक है, सिर्फ सिफारिश कर सकता है। जिसके कारण सुरक्षा परिषद का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। एक लेखक का कहना है कि जनरल असेंबली का कार्य केवल विचारात्मक है और यह प्रस्ताव पारित करने वाली संस्था है, लेकिन सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा कायम करने के लिए कार्य करती है। ठीक है। क्लार्ड का कथन है कि वास्तव में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एकमात्र राजनीतिक उत्तरदायित्व वहन करने वाली संस्था के रूप में जनरल असेंबली ने सुरक्षा परिषद की जगह अपने आप को पुनर्स्थापित कर दिया है। इसने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष लाए हुए महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नों पर प्रभावशाली निर्णय लिए हैं। इन प्रश्नों में से कुछ हैं फिलिस्तीन, ग्रीस, स्पेन, स्वेज नहर आदि। अब हम लोग गुण देखेंगे जनरल असेंबली का। जनरल असेंबली की प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। कभी कभी एग्जाम में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछ देता है। ठीक है, जनरल असेंबली के पहला में देखेंगे तो जनरल असेंबली प्रायः सभी देशों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, प्रतिनिधित्व जहाँ सबका होता है। 1945 में इसकी सदस्य संख्या 51 थी, जबकि अभी लगभग 193 हो गया है, जबकि सुरक्षा परिषद में केवल 15 सदस्य होते हैं। सी, जनरल असेंबली की प्रतिष्ठा की वृद्धि में अफ्रीकी एशियाई देशों का भी योगदान है। आज संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों का सबसे बड़ा समूह अफ्रीकी एशियाई समूह है, जिसके सदस्यों की संख्या आधी से भी अधिक बढ़ गई है। तीसरा, स्थायी सदस्यों के मतभेद और वीटो पावर के प्रयोग के कारण सुरक्षा परिषद की क्षमता में निरंतर कमी हुई है। ठीक है, सुरक्षा परिषद से लोग जो है सो कुछ राष्ट्र खफा रहते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ विशेष शक्तियाँ हैं, वीटो है, ये है, वो है। सुरक्षा परिषद में गतिरोध पैदा हो गया है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव का जन्म दिया गया। पामर और पार्किंस ने कहा है कि अपनी असमर्थता के कारण सुरक्षा परिषद अपना कार्य सुचारू रूप से करने में सफल नहीं हो सकी है।
इस कारण जनरल असेंबली की शक्ति बढ़ गई है, शक्ति बढ़ गई है। नेक्स्ट आपका आता है दोष। जनरल असेंबली की कुछ कमजोरियां भी रही हैं। निकोलस का कथन है कि जो कथन लिखवाए हैं ये कोटेशन है, कोटेशन एग्जाम में कोट करना जरूर कीजिएगा, ठीक है, एग्जामिनेशंस में फ़ायदा मिलेगा। इसकी मंथर गति एवं प्रक्रिया के निर्वाह और उद्देश्यों की एकता का अभाव आदि बातें सचमुच हतोत्साहित करने वाली है, ठीक है। मतलब कोई भी यहाँ पर बात जाता है तो बहुत साल तक खिंचाता है, ठीक है, जल्दी कोई कम में नहीं होता, मंथर गति रहती है। नेक्स्ट, आकार और संगठन की दृष्टि से जनरल असेंबली एक विशाल संस्था है जिसमें विभिन्न स्वरूप और स्वभाव वाले राज्य रहते हैं। वे इस मंच को सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में प्रयुक्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। परिणाम स्वरूप जनरल असेंबली का सम्मिलित और समन्वयकारी प्रभाव नहीं दिख पड़ता। इसके बहुत से सत्र प्रक्रिया संबंधी दोष रहने के कारण केवल अन्न उत्पादक सत्र बनकर रह जाते हैं। साथ ही जनरल असेंबली के कार्य इतने बढ़ गए हैं कि अब उन्हें संभाल पाना मुश्किल है। क्लार्ड ने बड़े ही अच्छे शब्दों में कहा है कि जनरल असेंबली की इस स्थिति की तुलना उस बच्चे से की है जिसने अधिक खाना खाकर पाचन शक्ति खराब कर ली हो। ये सब कोटेशंस लिखना एग्जामिनेशंस में अच्छा लगेगा आपके नंबर के लिए। अब कंक्लूजन, निष्कर्ष में बात करते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है? तो उपयुक्त दोष के बावजूद जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था सिद्ध हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था के लिए अनेक राज्य जनरल असेंबली की ओर देखने लगे हैं। स्टार्क के शब्दों में यह बात उल्लेखनीय है कि जनरल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के समाधान में प्रधान भाग लिया है। इसने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष लाए गए कुछ मुख्य प्रश्नों पर विचार करके उनके संबंध में कार्यवाही की है। यह ठीक है कि उसे कुछ असफलताएं भी मिली हैं, लेकिन इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास को देखने से स्पष्ट है कि जनरल असेंबली का कार्य सराहनीय रहा है और उसे गौरवपूर्ण सम्मान मिला है। ठीक है, आई होप नोट समझ में आया हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, लाइक करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो इस चैनल को। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इतना क्या कहते ये नहीं हो सकते, सब्सक्राइब कीजिए। मैं राजदेव गुप्ता फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।